पार्थिव शरीर उनके गांव घारकोट पहुंचा। शहीद को अंतिम यात्रा में शामिल होने सीएम धामी भी उनके गांव पहुंचे। घारकोट मोटर मार्ग का नाम शहीद के नाम से रखने की घोषणा। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक हुई समाप्त। बैठक में कुल 29 मुद्दों पर हुई चर्चा। आशा कार्यकर्ताओं को हर सरकार की तरफ से बड़ी सौगात। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बागेश्वर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। भव्य स्वागत की तैयारी में प्रशासन भी मुस्तैद। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा 2022 में नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव, अब विधानसभा चुनाव लड़ने की नहीं है इच्छा। उत्तराखंड कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर कसा तंज। कहा 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी अपने वायदों पर पूरी तरह विफल। उत्तराखंड में बढ़े 72% ऑक्सीजन बेड। आईसीयू बेड में भी इजाफे के साथ 60% किया अब उत्तराखंड में कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर से। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी समाप्त हो गई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट ब्रीफिंग की है। कैबिनेट बैठक में कुल 29 मुद्दों पर चर्चा हुई। आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 6,500 रुपए मिलेंगे। तो जो आशा कार्यकर्ताओं का मुद्दा था उसको लेकर सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया है और 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने अब 6,500 रुपए मिलेंगे। आशा कार्यकर्ताओं को 2,500 रुपए का मानदेय बढ़ाया गया है। उपनल कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। धान का समर्थन मूल्य तय किया गया है। कॉमन धान 1940 और ए ग्रेड धान में भी बढ़ोतरी की गई। तो कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी समाप्त हो गई है। ग्राम प्रधानों का भी मानदेय बढ़ाया गया। लगातार जो अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग लोग जो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। छात्रों को टैबलेट बांटने के फैसले पर भी मोहर लगी है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई है। काफी मायनों में ये बैठक अहम थी। और उसके बाद जो सुबोध उनियाल है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ब्रीफिंग भी की है। कुल 29 मुद्दों पर चर्चा हुई है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया गया है। उनके मानदेय को अब 6,500 रुपए कर दिया गया है। 2,500 रुपए मानदेय बढ़ाया गया। इसके पहले लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आशा कार्यकर्त्रियां जो हैं वो प्रदर्शन कर रही थी मानदेय बढ़ाने को लेकर। उनके लिए एक बड़ी राहत है। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी ने मछली तालाब का शिलान्यास किया है। निरंजनपुर मछली तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मेयर सुनील सहित कई भाजपाई शामिल रहे। कार्यक्रम में सीएम ने डॉक्टरों को सम्मानित भी किया है। तो सीएम धामी ने मछली तालाब का शिलान्यास किया। निरंजनपुर मछली तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मेयर सुनील सहित कई भाजपा नेता शामिल रहे और सीएम ने डॉक्टर को भी सम्मानित किया है। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ किया। इससे 33,297 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में 33,297 आंगनबाड़ी कर्मियों को कुल 40 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है।
खबर पौड़ी से है, जहां विकासखंड के ग्राम घारकोट निवासी शहीद विपिन सिंह गुसाई का पार्थिव शरीर उनके गांव घारकोट पहुंचा। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके गांव पहुंचे। सीएम के साथ मौजूद स्थानीय विधायक धन सिंह रावत, मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सिपाही के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीद के परिवार को सांत्वना देते हुए सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा प्रदेश शहीद परिवार के साथ खड़ा है और प्रदेश सरकार शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही सीएम ने इंटर कॉलेज चंपेश्वर और घारकोट मोटर मार्ग का नाम शहीद विपिन सिंह के नाम में रखने की घोषणा की है। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस ज्वाइन करने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यशपाल आर्य हमारे पुराने साथी हैं। अगर उनको कुछ इस तरीके का फैसला लेना था तो हम सभी साथियों से बातचीत करनी चाहिए थी और उनका ये फैसला निस्संदेह गलत फैसला है, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ जो है नीचे गिरता जा रहा है और 2022 का चुनाव नजदीक है। फरवरी में उनको खुद पता चल जाएगा कि ये फैसला कितना गलत है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे हिसाब से तो गलत निर्णय है और हमारे साथी रहे, एटलीस्ट कोई चर्चा विचार जरूर करनी चाहिए थी। बिना चर्चा गए और ये फरवरी में ये सिद्ध हो जाएगा कि निर्णय गलत है। सर, हरीश रावत का कहना है और भी जो बागी हैं वो भी संपर्क में हैं, जल्द ही बड़े चेहरे और भी आएंगे। तो हरीश रावत जी के संपर्क में जो लोग हैं, हरीश रावत जी उनसे बनाए रहे अपनी दोस्ती। सर, अब जिस तरह से वो इसी बात को छोड़ के आए थे कि तंग थे कांग्रेस में, फिर अब दोबारा वो भाजपा में गए, फिर आप देखा हमारे मित्र भी हैं और मुझे इस बात का है कम से कम चर्चा करनी चाहिए थी आपस में, और बिना चर्चा किए इस तरह जाना मेरा स्पष्ट मानना है कि निर्णय गलत है और फरवरी में ये निर्णय गलत है, इस पर मोहर लग जाएगी। दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। सर, बीजेपी को कोई लॉस होगा इसका? देखिए, जो हालात हैं, कौन दल सरकार बनाए इसका निर्णय जनता करती है और न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे संपूर्ण देश के अंदर कांग्रेस की प्रासंगिकता लगातार खत्म हो रही है। आप स्वयं देख रहे हैं, आज 44 पे आ गई है। जो दल जिसने 60-62 वर्ष देश में राज किया हो, वो दल देश को विपक्ष का नेता नहीं दे पा रहा हो, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? देखिए, यशपाल आर्य जी का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना और वापसी कांग्रेस में करना निश्चित रूप से घटनाक्रम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता के रूप में भी उनको सम्मान दिया, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको सुशोभित किया, उनके पुत्र को टिकट दिया और वो उनको विधायक भी बनाया। तो ये सब होने के बाद में भी आखिरकार एक व्यक्ति क्यों पार्टी छोड़ रहा है, तो ये अपने आप में सोचनी है। मुझे लगता है इसका उत्तर सबसे ज़्यादा तो वो स्वयं में देंगे और कल तक वो जिनकी आलोचना करते थे, जिनके कारणों से वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, आज उन्हीं की उपस्थिति में जो है उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमिता है, बुद्धिभ्रमिता है और मुझे लगता है कि शायद उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान है। आज भी मैक्सिमम विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में है, जितने भी हमारे एससी विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था भी है। तो ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है और सरकार ने इतने बेहतर काम किए। 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः लौटेगी। और उत्तराखंडी खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। 2022 में नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की लंबी सेवा की है, अब विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। बताऊं, मैंने पहले भी कहा, मैं अपनी पार्टी के सारे नेताओं से कह चुका हूं, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हूं एमएलए चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल भी मैं मन से नहीं हूं, मैं आपको बताऊं, इसलिए कि बहुत मैं सोचता हूं कि 6 बार एमएलए रहना उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में और इतनी बार मिनिस्टर रहना, लेकिन कई बार क्या होता है कि फिर आप लोग कल कहोगे, मैं माना कल चुनाव लड़ना पड़ा और फिर आप कहोगे देखो हरक सिंह के तो धारी माँ के कसम बेकार चलेगी। कई बार आदमी संकल्प लेता है और कई बार आदमी अपना मन होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मन की नहीं होती। इस बार मन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी अपने वायदों पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को नाइट वॉचमैन बताया और कहा कि वे सबसे कमजोर खिलाड़ी हैं। सरकार ने 100 दिन में लोकायुक्त लाने का दावा किया था, लेकिन सरकार उसको पूरा करने में विफल साबित हुई है। तीर्थ पुरोहित जो है वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार रोल बैक की सरकार है। इसी सरकार ने निर्णय लिया कि हम इस प्रदेश के अंदर प्राधिकरण लागू करने का काम करेंगे और इसी सरकार ने उस प्राधिकरण को जो है एक समिति के हवाले कर दिया। इसी सरकार ने निर्णय लिया कि हम जो है तीर्थाटन कह लीजिए या जो बोर्ड का गठन किया उसका गठन करेंगे, उसको भी समिति के हवाले कर दिया। भू कानून को ध्वस्त किया, फिर समिति के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्या के प्रथम बार नैनीताल आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। राज्य अतिथि गृह आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिनेश आर्य ने यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य भाजपा में मोदी लहर में चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ
विश्वासघात किया है, जिसका जवाब जनपद की जनता उन्हें आगामी चुनाव में देगी। वहीं नैनीताल विधानसभा सीट से दावेदारी के सवाल पर बोलते हुए कहा कि दावेदारी प्रस्तुत करने का विषय नहीं है, बल्कि वे दावेदार हैं। वे 1993 से दावेदार रहे हैं। अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो नैनीताल सीट से चुनाव लड़ेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। पार्टी संगठन ने बड़े सोच विचार कर पहले से उनको ऐसा आभास था, तो इसलिए नैनीताल विधानसभा के कार्यकर्ताओं में कोई हताशा निराशा ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे कहा तो था कि पूरे कुमाऊं में भेजना है, जिम्मेदारी देनी है, लेकिन उन पर उनकी नज़र निश्चित रूप से नैनीताल के कार्यकर्ताओं पर, नैनीताल के क्षेत्र की जनता के ऊपर थी। इस नाते उन्होंने जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ताओं का विश्वास है, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ और निश्चित रूप से दावेदारी प्रस्तुत करने वाला विषय नहीं है। दावेदार हैं स्वाभाविक, 12 से लगातार दावेदार रहा। पार्टी ने जब जैसा आदेश दिया, पार्टी ने किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने चुनाव लड़ाया है। कहावत है ना, जो जिस भाव आया था उस भाव चले गया। बाजपुर से विधायक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे नैनीताल के विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर सितारगंज में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की। आपको बता दें, बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री रहे यशपाल आर्य पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की लिस्ट में शामिल थे। वहीं एक बार फिर बीजेपी से नाता तोड़कर यशपाल आर्य ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, जिससे ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही मजबूत नजर आ रही है। इस विधानसभा में, सितारगंज विधानसभा में इसलिए खुशी है, वो यहाँ से कई बार विधायक रहे और यहाँ की दिल की धड़कन रहे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ 22 में हरीश रावत जी की मेहनत से उत्तराखंड के अंदर और हमारे बड़े भाई यशपाल आर्य जी ये एक ऐसी मेहनत करेंगे, 22 में पूरी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा।
और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिनेशपुर से है, जहां दीप प्रज्वलित करके दुर्गा पूजा महोत्सव का कार्यक्रम क्षेत्र के महंत लोगों ने शुरू किया। दुर्गा पूजा महोत्सव में दिनेशपुर क्षेत्र के हरिचंद्र गुरुचंद के संरक्षक सभी महंतों ने और दिनेशपुर नगर पंचायत के चेयरमैन श्रीमती सीमा सरकर संयुक्त रूप में दीप प्रज्वलित करके दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया, जिसमें कोलकाता, बंगाल, दिल्ली और स्थानीय स्कूलों कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पूजा समिति के सभी पदाधिकारी द्वारा आए हुए सभी मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। देखिए 62 साल से ये पूजा हो रही है हमारे दिनेशपुर में, भव्य पूजा होती है। पहले तो थोड़ा सा कम हुआ होते थे, लेकिन अब जो कई सालों से बहुत भव्य रूप से ये पूजा होती है हमारे दिनेशपुर में। और सभी लोग क्षेत्र के लोग मिलकर इसमें योगदान करते हैं और माँ की पूजा करते हैं। दूसरी बात, पिछले साल कोरोना के लिए यहाँ पर ये उतना आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन पूजा माँ की हुई थी। और इस बार जो है कोरोना काल कम होने के कारण उसी को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए भी भव्य आयोजन किया गया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने खड़ंजा कुतुबपुर गांव के मकान पर दबिश देकर स्मैक बेच रही महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पति फरार हो गया। महिला के पास से पुलिस ने 9 ग्राम स्मैक और नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया और पति की तलाश में जुट गई। एसएसपी के आदेश पर जिले भर की पुलिस इस समय मादक द्रव्य पदार्थों की धरपकड़ के लिए जबरदस्त अभियान चला रही है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि खड़ंजा कुतुबपुर में एक महिला जो है इसमें काफ़ी समय से कारोबार कर रही है। मुखबिर की सूचना पे जो है उससे महिला को पकड़ा गया है और उससे जो है 9.12 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई है और साथ में उससे स्मैक से जो प्राप्त धनराशि थी 50,100 रुपये वो भी रिकवर हुए। खबर लालकुआं से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाने वाले पूर्व दर्जा मंत्री गोपाल रावत ने आज पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए शामिल मंत्री यशपाल आर्य, विधायक उनका बेटा संजीव आर्य की घर वापसी से कांग्रेस जनों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही कई और लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे, जिससे कांग्रेस को 2022 में बड़ी मजबूती मिलेगी। यशपाल जी के आने से उत्तराखंड में एक उछाल सा आ गया है, जिसमें कांग्रेस 60 सीटों में बढ़त बनाने जा रही है। उत्तराखंड में पहले से भी कांग्रेस की जनता की चाह रही, अब भी कांग्रेस को जनता भली भांति रूप से विजय करने के लिए अपना निश्चित बना चुकी है दिल को कि हर हाल से कांग्रेस को विजयी बनाना है और हरीश रावत जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री हर हाल से देखना है।
और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतने ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।